हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के इस पेपर में चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं हम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं जो हैं असीमित हैं। जैसे कि कोई भी मनुष्य है, उसके पास कोई चीज़ होती है तो वो उसे बेहतर की ओर सोचता है। जैसे किसी के पास स्कूटर है तो वो सोचेगा कि मुझे कार मिल जाए। जिसके पास ऑलरेडी कार है वो सोचता है इससे बड़ी वाली कार मिल जाए। और जिसके पास कार है तो वो सोचता है कि मुझे एरोप्लेन मिल जाए। तो इस तरह से जो मनुष्य हैं वो उनकी आवश्यकताएं वो क्या हैं, असीमित हैं। और जो आवश्यकताएं जिनसे पूर्ति होती है उन आवश्यकताओं की, वो जो संसाधन हैं वो क्या हैं, सीमित हैं या दुर्लभ हैं। जैसे कि स्टील है या लोहा है, जिससे स्कूटर भी बनता है, कार भी बनती है, एरोप्लेन में भी वो काम आता है। तो वो संसाधन क्या है, सीमित है। तो अगर जैसे मान लीजिए 100 क्विंटल आपका अगर लोहा है तो हो सकता है कि उसको हम स्कूटर बनाने में काम में ले लें। हो सकता है कि उसको हम कार बनाने में काम में ले लें, या हो सकता है कि उसको कुछ हवाई जहाज़ बनाने में भी काम में ले लें। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसमें विशेष बात यह है कि जो संसाधन हैं उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। तो 3 बातें हमने समझी कि एक तो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन है वो सीमित हैं, और उस संसाधनों के जो है वैकल्पिक उपयोग हैं कि एक संसाधन को हम अनेक उपयोगों में ले सकते हैं। तो इसके कारण अर्थशास्त्र जैसे विषय की पृष्ठभूमि तैयार होती है और चयन की समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। तो चयन की समस्या यही है कि ये एक आधारभूत आर्थिक समस्या है जो संसाधनों की दुर्लभता और उनके वैकल्पिक प्रयोगों के कारण उत्पन्न होती है। इसके आधार पर ही हम अर्थशास्त्र की परिभाषा दे सकते हैं, या जो विभिन्न अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों और उद्देश्यों के बीच संबंधों के मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया है। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। सर्वप्रथम रैग्नर फ्रिश, जो कि नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1973 में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स इज व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम देखते कि क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत या इंडिविजुअल यूनिट्स का, उनके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। जैसे कि व्यक्तिगत उपभोक्ता है, व्यक्तिगत उत्पादक है, इनका। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम याद करने के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो हम देख रहे हैं, जैसा कि मैंने लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स MICRO, माइक्रो, आई वर्ड इसमें से ले लीजिए। आई का मतलब इंडिविजुअल। तो अगर माइक्रो और मैक्रो 2 अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कौन सी शाखा हुई, जो आई MI
इंडिविजुअल से मतलब है, जो कि व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। दूसरा हम देख रहे हैं, जो दूसरा भाग है अर्थशास्त्र की एक दूसरी शाखा है, उसका नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक, या इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो की तरह ही, जैसे इसकी स्पेलिंग क्या है? MACRO, मैक्रो। ए वर्ड ले लीजिए इससे। ए मीन्स एग्रीगेट, अर्थात अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समग्र इकाइयों का अध्ययन करती है। समग्र मतलब जैसे समग्र मांग हो गई, समग्र पूर्ति हो गई और राष्ट्रीय आय आ गई। तो जैसे मान लीजिए, अगर हम एक व्यक्ति की आय का अध्ययन कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय हुई, और राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी आय को जोड़कर हम देख रहे हैं, या राष्ट्र की पूरे लोगों की जो इनकम है उनको देख रहे हैं, नेशनल इनकम को देख रहे हैं, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा को समझने के लिए इसकी जो स्पेलिंग है MACRO, मैक्रो, उसमें से ए आप ले लीजिए। ए का मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब समग्र, यानी जो समग्र रूप से किसी चीज़ का अध्ययन करता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के और भी प्रकार हम देख सकते हैं इसमें, कि जैसे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, या इसको सकारात्मक या वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र का ये जो प्रकार है ये बताते हैं कि व्हाट इज़, क्या है, यह क्या होता है, तथ्यों, कारण और व्यवहार, अर्थात कॉज एंड इफेक्ट, और व्यवहार के जो संबंध हैं उन पर आधारित होता है। और वास्तविक अर्थशास्त्र के रूप में इसका कार्य समस्याओं के कारणों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना है। तो किस में विश्लेषण करना है? कि वर्तमान में भी करता है ये, भूतकाल में भी कर सकता है, और भविष्य में भी के दृष्टिकोण से भी उनका विश्लेषण कर सकता है। तो तीनों कालों में किसी भी समस्या का कारणों का पता लगा सकता है और उसका विश्लेषण करता है। इसमें आर्थिक सिद्धांतों का विकास और परीक्षण शामिल है। इसे हम अनुमोदित या अस्वीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ क्या बता रहा है, फैक्ट्स हैं। जैसे कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से, या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित करती है, ये इसने बता दिया वास्तविक स्थिति। लेकिन ये नहीं बताता, ये कोई निर्देश नहीं देता इस बारे में कि अगर ऐसी स्थिति है तो कौन सी नीति का पालन किया जाना चाहिए। तो अर्थशास्त्र की एक ये भी प्रकार है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो ये देखता है कि क्या है स्थिति, क्या है, फैक्ट्स के बारे में जो बताता है वो वास्तविक अर्थशास्त्र है। लेकिन इसका ही एक दूसरा प्रकार, जिसको कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या मानक या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है, जो ये बताता है व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए। तो ये जो अर्थशास्त्र है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो है, वो भले और बुरे का निर्णय या मूल्य संबंधी निर्णय करता है। यह काल्पनिक है तथा मूल्य संबंधी निर्णय करता है। मूल्य संबंधी ना वैल्यू एडजस्टमेंट करता है कि क्या होना चाहिए, इससे संबंधित है। और ये जो है काल्पनिक है, ये तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, बल्कि वे अर्थशास्त्रियों की राय है जो ये बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ये कुछ के लिए सच भी हो सकता है और कुछ के लिए गलत भी हो सकता है। तो जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है वह आर्थिक निष्पक्षता के मूल्य पर केंद्रित है, जैसे अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।